दोस्तों, आपका एग्रीकल्चर स्टडी वीके में स्वागत है। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे हम सस्यवर्धन या फसल चक्र मतलब क्रॉप रोटेशन। तो इसमें बात करेंगे कि इसका जो लाभ है वो लाभ क्या होते हैं और इसका चुनाव किस प्रकार से करेंगे और जो सिद्धांत हैं इसके क्या सिद्धांत हैं। तो ये वीडियो जो है कक्षा 11-12 और जो भी जो एग्रीकल्चर से एग्ज़ाम है उनके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप इन्हें अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आपको क्वेश्चन में इससे गलती नहीं होने का। तो फिर करते हैं वीडियो को शुरू। तो इसमें पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो डेफिनेशन है इसकी, किसी निश्चित क्षेत्र पर एक निश्चित अवधि तक फसलों को इस प्रकार हेर फेर कर बोना जिससे भूमि की उर्वरता शक्ति को बनाए रखकर अधिक उत्पादन ले सकें, फसल चक्र कहलाता है। मतलब किसी निश्चित क्षेत्र में और एक ही निश्चित अवधि में फसलों को हेर फेर कर बोना जिससे भूमि की उर्वरता शक्ति बनी रहे और उससे अधिक जो उत्पादन लिया जा सके उसे ही फसल चक्र कहते हैं। अब आगे बात करते हैं। तो आगे है कि फसल चक्र एक वर्ष से लेकर फसल चक्र जो है 1 वर्ष से लेकर 3 या 4 वर्ष का हो सकता है। फसल चक्र जो है 1 वर्ष से लेकर 4 वर्ष तक का हो सकता है। साधारणतः अपनाए जाने वाले फसल चक्र के निम्न श्रेणियों में बांटा गया है और फसल चक्र जो है उसे निम्न श्रेणियों में बांटा गया है। बात करते हैं पहले की। तो पहले में बांटा गया है कि वे फसल चक्र जिनमें मुख्य फसल से पहले या बाद में खेती को परती छोड़ दिया जाता है। मतलब मुख्य फसल लेने के बाद उसे परती मतलब खाली छोड़ दिया जाता है। जैसे कि पहले खाली छोड़ दिया जाएगा, फिर गेहूँ ले ली जाएगी, गेहूँ के बाद फिर धान ले लिया जाएगा, फिर उसे परती मतलब खाली छोड़ दिया जाएगा। तो ये हो जाता है पहला। अब आगे बात करते हैं दूसरे नंबर का। तो दूसरे नंबर का है कि वे फसल चक्र जिनमें मुख्य फसल से पहले या बाद में हरी खाद उगाकर खेत में जोती जाए। जैसे कि हरी खाद लेने के बाद मतलब हरी खाद को उसमें जो है फसल चक्र में मिलाने के बाद फिर गेहूँ की खेती कर ली जाती है, फिर धान के बाद जो हरी खाद की कर दी जाती है। तीसरा नंबर है वे फसल चक्र जिनमें वातावरण से नाइट्रोजन लेकर भूमि में एकत्रित करने के लिए दलहनी फसलों का समावेशन किया जाता है। जैसे कि मूंग, गेहूँ, लोबिया, गेहूँ। अब आगे बात करते हैं चौथा नंबर की भूमि की उर्वरता शक्ति को परवाह न करते हुए अनाज की फसल के बाद अनाज की फसल लेना। जैसे कि धान, गेहूँ, मक्का, गेहूँ। तो मतलब जो है इसमें भूमि की उर्वरता शक्ति को परवाह न करते हुए अनाज की फसल के बाद अनाज की फसलें ही लेना। तो ये हो जाता फसल चक्र। तो धान के बाद गेहूँ, गेहूँ के बाद मक्का के बाद गेहूँ। तो ये आपकी हो जाती है डेफिनेशन और कुछ इसके पॉइंट। अब आगे बात करते हैं हम फसल चक्र के सिद्धांत। तो फसल चक्र के जो सिद्धांत है वो क्या है। मतलब फसल चक्र इस सिद्धांत में है मतलब गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उथली जड़ बोनी चाहिए, उगाना चाहिए। अब दूसरा है कि अधिक खाद चाहने वाले के बाद कम खाद चाहने वाली चाहिए। अधिक पानी चाहने वाली के बाद मतलब कम पानी चाहने वाली फसलों को बोना चाहिए। अब चौथा नंबर है। तो चौथा पॉइंट है कि जो फलीदार फसलों के बाद जो है फलीदार के बाद बिना मतलब फलीदार वाली फसलों को बोना चाहिए। पाँचवा नंबर है कि फसल चक्र को सभी फसलें एवं एक ही कुल की नहीं होनी चाहिए। मतलब जो फसल चक्र में सभी फसलें उगाई जाती हैं वो एक ही मतलब कुल की नहीं होनी चाहिए। ऐसा करने से जो कीट पतंगे एक ही कुल विशेष पर आक्रमण करते हैं उनसे दूसरी फसल को बचाया जा सकता है। मतलब जब फसलों को बोया जाए तो एक ही कुल के नहीं होने चाहिए क्योंकि उनमें कीट लग जाते हैं और अगर कीट लग जाते हैं तो दूसरी फसल को भी वो बचाया जा सकता है। इस प्रकार से बात करते हैं छठा नंबर। छठा है कि कृषि साधनों का वर्ष भर क्षमतापूर्ण ढंग से उपयोग होना चाहिए। मतलब जो कृषि साधन होते हैं उनका वर्ष भर प्रयोग होना चाहिए। अब आगे बात करते हैं 7वें नंबर की। तो 7वां नंबर का पॉइंट है कि फसल चक्र बनाते समय उसमें फसलों का समावेशन ऐसा होना चाहिए कि सिंचाई, उर्वरता, बीज, मजदूर आदि जो भी अपने पास उपलब्ध हो
उनका पूर्ण उपयोग भी हो तथा अपनी आवश्यकता की सभी वस्तुएं जैसे अनाज है, दाल है, सब्जी है, चारा है, रेशा है तथा रुपया भी समय समय पर उपलब्ध होता रहे। मतलब फसल चक्र इस प्रकार से समावेश करना चाहिए उसका, जैसे सिंचाई है, उर्वरक है, बीज है, मजदूर है आदि, मतलब सब अपने पास उपलब्ध हों और उनका पूर्ण रूप से उपयोग होना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर वस्तुओं को, मतलब जैसे अनाज, इनको बेचने के बाद रुपया भी समय पर प्राप्त हो सके। तो ये होता है 7वां पॉइंट आपका। तो ये सिद्धांत हो जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब बात करते हैं फसल चक्र के लाभ की। तो फसल चक्र के लाभ क्या हैं? तो फसल चक्र के लाभ जो हैं वो हैं, पहले लाभ की बात करते हैं तो खेत की उर्वरा शक्ति बनी रहती है, भूमि तथा अवमृदा की उर्वरता शक्ति संतुलित रहती है। आगे बात करते हैं दूसरे नंबर की। दूसरा है कि फसल चक्र में दलहनी फसलों का समावेशन करने से मृदा की भौतिक दशा ठीक नहीं रहती और भूमि में जैव पदार्थ की कमी नहीं होती है। मतलब इसमें जो है दलहनी फसलों का समावेश करने पर मृदा को जो है भौतिक दशा ठीक बनी रहती है और भूमि में जो है सदैव, मतलब जैव पदार्थ की कमी नहीं होती है। और आगे बात करते हैं तीसरा पॉइंट। तो तीसरा पॉइंट है कि जो खरपतवार, कीटों, रोगों के नियंत्रण में सहायता मिलती है और फसलों को हेर फेर कर बोने से यह संभावना कम हो जाती है। मतलब जो खरपतवार और कीट होते हैं, रोग होते हैं, उनका नियंत्रण में सहायता मिलती है और फसल होने से इनकी संभावना कम हो जाती है, मतलब हेर फेर कर बोने से। अब आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो फलों को, मतलब फसलों की पैदावार बढ़ जाती है। फसलों की पैदावार बढ़ जाती है फसल चक्र अपनाने से, फसलों की जो है पैदावार बढ़ जाती है। आगे बात करते हैं फसल उत्पादों की गुणवत्ता में भी वृद्धि होती है। जो फसल उत्पादक हैं उनकी गुणवत्ता में वृद्धि होती है। अगला पॉइंट है लास्ट कि उपलब्ध साधनों, बीज, उर्वरक, पानी तथा श्रम का पूर्ण क्षमता के साथ उपयोग होता रहता है। मतलब जो उपलब्ध साधन होते हैं जैसे बीज है, उर्वरक है, पानी है, श्रम है, इनका जो है पूर्ण क्षमता के साथ प्रयोग होता रहता है। तो ये हो जाते हैं आपके फसल चक्र के लाभ। अब आगे बात करते हैं चुनाव की, कि चुनाव किस प्रकार से किया जाएगा फसल चक्र का। तो फसल चक्र का चुनाव करने से पहले इसे पढ़ लेते हैं। तो क्या है? यह है किसी भी फसल चक्र को बोने से पहले उसमें सम्मिलित की जाने वाली फसलों का सही चुनाव बहुत ही आवश्यक होता है और फसलों का चुनाव निम्न कारकों पर निर्भर करता है। तो कुछ कारक हैं जो कि फसल चक्र को पर प्रभावित करते हैं चुनाव करने में। जैसे कि पहला है जलवायु। तो जलवायु में जो है वायु आ जाती है, आर्द्रता और वर्षा और तापमान और दीप्तिकाल। तो ये जो हैं जलवायु के संबंधित आ जाते हैं। तो वायु, आर्द्रता, वर्षा, तापमान और दीप्तिकाल। अब आगे बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। तो दूसरा पॉइंट है कि मृदा आ जाती है। तो मृदा में जो है, मृदा प्रकार कह सकते हैं या गठन कह सकते हैं हमें, और पीएच मान जरूर देख लेना चाहिए और जीवांश पदार्थ भी और जल निकास की व्यवस्था भी। तो ये हो जाती है मृदा से संबंधित। अब आगे बात करते हैं प्रबंधन। मतलब प्रबंधन में जो है क्या क्या होना चाहिए। तो प्रबंधन में होना चाहिए कि खाद तथा उर्वरकों की उपलब्धता होनी चाहिए, सिंचाई के पानी की उपलब्धता होनी चाहिए और तीसरा पॉइंट है कि शाकनाशी, कीटनाशी, रोगनाशी रसायन आदि की उपलब्धता होनी चाहिए। तो किसकी? शाकनाशी की भी, कीटनाशी की भी और रोगनाशी और रसायनों आदि की जो है उपलब्धता होनी चाहिए। अब आगे बात करते हैं तो ये आ जाता है आर्थिक महत्व, मतलब आर्थिक पक्ष। तो आर्थिक पक्ष में जो है मांग होनी चाहिए, फसलों की किस प्रकार से मांग है और मूल्य किस प्रकार से है, ये होना चाहिए। तो ये आपका जो है फसल चक्र का टॉपिक पूरा हो जाता है। तो अगले लेक्चर में जो बात करेंगे हम, तो फसल सघनता की बात करेंगे। तो फसल सघनता किस प्रकार से निकाली जाती है, तो हम जो है उदाहरण सहित आगे बात करेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इस प्रकार से ये आपकी
फसल चक्र कंप्लीट हो जाता है तो अगली वीडियो में जो हम फसल चक्र की बात करेंगे। तो फिर मिलते हैं हम इसी तरह से अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में।